हाँ जी, देखिए बिजनेस एथिक्स इन ग्लोबल इकोनॉमी। देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बिजनेस एथिक्स के बारे में बताया गया है। देखिए इसके अंदर द ग्लोबल इकोनॉमी हैज चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है पास्ट डिकेड्स में, कि इसके अंदर जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका है और गवर्न करने का तरीका है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं इन द वे दैट इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्न बाय कोलैबोरेटिंग नेशंस। ठीक है, इसके अंदर नेशंस की कोलैबोरेशन की जाती है जब भी हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। ये जो चेंजेस हैं इनसे क्या हुआ है, these changes have repercussions that not only affect the flow of goods and services between countries बट ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ पीपल, कि इसकी वजह से सिर्फ जो गुड्स और सर्विसेज के बीच में मूवमेंट होता था कंट्रीज के बीच में सिर्फ उसी पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, बल्कि लोगों के मूवमेंट के ऊपर भी इसमें काफ़ी फर्क पड़ा है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या होती है। जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है ये मेनली क्या होती है, ग्लोबल लेवल के ऊपर जब एक नेशन दूसरे नेशन से, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट होती है, इंटरकनेक्टेड किया जाता है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज को, तो उसे हम ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं। द ग्लोबल इकोनॉमी रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अंदर जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्ट की जाती है, दैट टेक प्लेस बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज, जो कि मल्टीपल कंट्रीज के बीच में होता है। These economic activities can have either a positive or negative impact. अब जब भी हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो जब भी किसी भी टॉपिक की बात की जाती है तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर कहीं ना कहीं उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी वे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं कंट्री के ऊपर, और यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। जब भी हम ये कहते हैं कि हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं, हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं वहाँ पर, हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो कंट्रीज हैं वो इंटरलिंक्ड है। वी आर डिस्क्राइबिंग हाउ इंटरवाइंड कंट्रीज इकोनॉमीज करंटली आर, कि आज के टाइम में जो इंटरलिंक्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज जो है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रही हैं। अब देखिए इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है ग्लोबल इकोनॉमी की। जब भी हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। हाँ जी बच्चों, कोई बताएगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? एनीवन? मैम जहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैम फ्रीली किया जा सकता है अराउंड द ग्लोब, यानी कि एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होता वो, अराउंड द ग्लोब हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं हाँ जी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब एक नेशन अपनी डोमेस्टिक लिमिट से बाहर निकल के ग्लोबल लेवल के ऊपर दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड करते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, किसी भी प्रकार से इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज जो भी यहाँ पर ग्लोबल लेवल के ऊपर किया जाता है वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं। ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब ए वर्ल्ड एनवायरनमेंट इन विच देयर इज रिलेटिवली फ्री एंड फ्रिक्वेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, फ्री एंड फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल का मूवमेंट्स किया जाता है, पीपल, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, गुड्स एंड सर्विसेज को, कैपिटल को यहाँ पर उनका मूवमेंट किया जाता है तो वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो ये एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जिसमें कल्चर्स, नेशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंटरकनेक्ट हो जाते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो जाता है, उनके कल्चर्स वगैरह, नेशंस, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पर वर्ल्ड लेवल के ऊपर मोर एंड मोर इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंटरकनेक्शन these various institutions are becoming interdependent। ये जो institutions हैं इस प्रकार से interdependent बन जाते हैं। due to global economy and globalization domestic economy have become cohesive leading to an improvement in their performances। एक देश दूसरे देश के resources की, उनके techniques की, चीज़ों का यूज़ करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं
तो इसीलिए कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक देश, एक इकोनॉमी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है जब वो इंटरकनेक्ट हो जाती है दूसरी इकोनॉमी के साथ। सेकंड इसके अंदर आ जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। जब भी व्यापार की ट्रेड की बात की जाती है तो हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है सेल एंड परचेज। यहाँ पर बताई गई है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है टू बी एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, ट्रेड के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, and it has also helped countries to specialized in products which they have a comparative advantage। इंटरनेशनल ट्रेड में हम जैसे इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक आता है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं हम, ठीक है, जिसमें कंपिटिटिव एडवांटेज थ्योरी होती है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि एक देश के पास किसी रिसोर्सेज की अबंडेंट है, ठीक है, भरपूर मात्रा में है वो, यानी कि अगर वो उस चीज में काम करता है तो उसे जो कॉस्ट है वो दूसरे देश के मुकाबले में कम आती है। तो यानी कि उस देश का उस चीज के ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो अगर दूसरा देश उस चीज को खरीदेगा जिस देश में कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो उसे वो चीज क्या होगी, सस्ती पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की गई है कि एक देश के मुकाबले में दूसरा देश जब उस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर उस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो दूसरे देश के मुकाबले में उसको उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, तो वो यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाती है। और इंटरनेशनल ट्रेड में इन्हीं चीजों का फायदा उठाया जाता है। दिस इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट रेफर्स टू एन इकोनॉमीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर क्या बताया जाता है, ये एक प्रकार की इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें बताया जाएगा इकोनॉमी की एबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की एट ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन इट्स ट्रेड पार्टनर्स। ठीक है, यही चीज मैंने आपको समझाई है कि कंपैरेटिव एडवांटेज एक प्रकार की थ्योरी है जिसमें बताया जाता है कि आप अपने जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके मुकाबले में अगर उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। फिर है यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस। देखिए इसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस में मनी कैन बी ट्रांसफर्ड एट ए फास्टर रेट बिटवीन कंट्रीज कंपेयर टू गुड्स सर्विसेज एंड पीपल। इसके अंदर क्या किया जाता है, मनी को ट्रांसफर किया जाता है एक फास्टर रेट के ऊपर कंट्रीज के बीच में, कंपेयर किया जाता है गुड्स सर्विसेज और पीपल को। इंटरनेशनल फाइनेंस जो है एक प्राइमरी फीचर है, वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ ए ग्लोबल इकोनॉमी। इंटरनेशनल फाइनेंस में देखिए मेकिंग इंटरनेशनल फाइनेंस वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी का जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर, प्राइमरी फीचर माना जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ टॉपिक्स लाइक करेंसी एक्सचेंज रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं और जब इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करते हैं तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्लूड किया जाएगा और जो एक्सचेंज रेट है करेंसी के उनको यहाँ पर इंक्लूड करके चला जाएगा। इसके बाद है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट किया जाता है उनकी कंपनीज में, उनके बिजनेसेस में, तो वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। दिस रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट इज नॉट कंस्ट्रेंड बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कि इसके अंदर जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है उसको यहाँ पर एक बाधा मान के नहीं चला जाता। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में मेनली जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड यहाँ पर किया जाता है। अब आ जाएंगे इसके अंदर एथिकल इश्यूज इन ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमीज में किस किस प्रकार के एथिकल इश्यूज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट। सबसे जो मेन यहाँ पर एथिकल इशू है वो है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर क्या किया जाता है, वन ऑफ द मेन एथिकल इशू कंसर्निंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इज दैट इट हैज पुट मैनी जॉब्स इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इन jeopardy। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जब भी हम एथिकल इश्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मेन मोटिव है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर होना चाहिए कि एक देश जो है यहाँ पर जब हम वर्ल्ड वाइड चीज़ों की बात करते हैं तो रोजगार प्रोवाइड करवाया जाए लोगों को इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के जरिए। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, यहाँ पर लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जनरली हैव द एबिलिटी टू फाइंड जॉब्स। ठीक है, उनके पास एबिलिटी होती है अपने जॉब्स को सर्च करने की एंड डिमांड हाई प्राइजेस फॉर देयर वर्क इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। हाँ जी, इसके अंदर देखिए एम्प्लॉयमेंट में हम क्या कह सकते हैं कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनके पास एबिलिटी होती है जॉब्स को ढूंढने की एंड डिमांड, और वे हाई प्राइस डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज।
हाउएवर जो लेबर्स होते हैं और जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं उनको मेनली क्या होता है, यहाँ पर आर एक्सपीरियंसिंग ए लॉस ऑफ पोजीशन इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एज देयर सर्विसेज कैन बी आउटसोर्स्ड मच मोर चीपली टू वर्कर्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती है वहाँ पर जो वर्कर्स और लेबर्स होते हैं उनको काफ़ी यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है कि लॉस ऑफ पोजीशन हो रही है उनकी। ठीक है, यानी कि उनको कम पोस्ट दी जा रही है, उनकी सर्विसेज को जो है यहाँ पर आउटसोर्स्ड कर दिया जाता है बहुत ही चीप रेट में, बट मोर चीपर टू वर्कर्स इन द जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये एक बड़ा इशू बताया गया है एम्प्लॉयमेंट में कि जो यहाँ पर अनस्किल्ड यानी या फिर हम कह सकते हैं थोड़े कम पढ़े लिखे या फिर कम स्किलफुल, जिनके पास यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज थोड़ी कम होती है, तो उन लोगों को क्या होता है यहाँ पर दिक्कत होती है इस चीज़ में, एम्प्लॉयमेंट अपने रोजगार को ढूंढने में। उनको यहाँ पर बहुत ही कम रेट जो है अपने काम के बदले में मिलते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, वो यहाँ पर हाई रेट डिमांड कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर वेजेस। At least one major reason why firms go global is to take advantage of the fact that in the developing world wages and labor legislation are less than in America और the EU। ये कहते हैं कि इसके अंदर सबसे मेन जो है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर क्यों जाया जाता है, वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो मान लीजिए दूसरे देश जो हैं जहाँ पर उनको लेबर और वेजेस जो है डेवलप्ड नेशन के मुकाबले में सस्ती मिल सकती है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। This places the already struggling state in the developing world at a disadvantage since they must be as welcoming as possible to attract international investment। ये कहते हैं कि जो थोड़े कम डेवलप्ड देश हैं, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग देश हैं, वो फिर भी क्या करते हैं, अगर दूसरे देश उनके देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ के लेबर्स को, वर्कर्स को वहाँ पर काम मिल रहा है, वेजेस दे रहे हैं, चाहे वो कम ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनका वेलकम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली यही बताया गया है कि जो वेजेस है ये भी एक मेन एथिकल इशू यहाँ पर बन जाता है। और इसमें कई बार क्या होता है, जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, डेवलपिंग जो नेशंस होते हैं, वो यहाँ पर ये रियलाइज करते हैं कि जो उनकी वेजेस है उनको सप्रेस कर दिया गया है, यानी कि उनको कम वेजेस मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड नेशंस। फिर आ जाएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कुछ कंट्रीज जो हैं यहाँ पर वुमेन और मेन को इक्वल लेके नहीं चलती, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर किया जाता है। सम कंट्रीज डू नॉट सी वुमेन इक्वल, सो दोज कंट्रीज मे नॉट वांट टू नेगोशिएट और ट्रेड विद कंपनीज फ्रॉम अनदर कंट्री हु हैज ए वुमेन इन मैनेजमेंट पोजीशन। कि मान लीजिए एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करना चाह रहा है, लेकिन वहाँ वो जिस कंपनी के साथ करना चाहते हैं उस कंपनी में जो मैनेजमेंट पोजीशन पे बैठी है वो एक लेडी है, एक वुमेन है, तो वो क्या सोचते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर जो वुमेन है वो इक्वल नहीं है मैन के, तो वो नेगोशिएट ही नहीं करना चाहते, वो ट्रेड ही नहीं करना चाहते उस देश की कंपनी के साथ जहाँ पर टॉप लेवल पोजीशन पे, टॉप मैनेजमेंट में जो है एक लेडी बैठी है। फिर आ जाएगा यहाँ पर द एनवायरमेंट। ग्लोबलाइजेशन कैन ब्रिंग इंटेंसिफाइड कंपनसेशन फॉर द वर्ल्ड्स डिप्लेटिंग स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर हम एक वॉल एनवायरनमेंट को इंक्लूड कर लेंगे जिसमें हर एक देश के रिसोर्सेज को यहाँ पर स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम किसी भी देश के एनवायरनमेंट की, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक देश जो है जो रिसोर्सेज का कंजप्शन कर रहा है, तो वहाँ पर कितने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कितनी वहाँ पर ग्रोथ हो सकती है, मास कंजप्शन कितना हो सकता है, कितनी लार्ज स्केल में वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। जैसे कि यहाँ पर है emerging economic power such as China and India are now looking to locate mineral resources around the globe and chemical induced pollution is also rising in these countries। यहाँ पर केमिकल पोल्यूशन अराइज हो रहा है। ये जो देश हैं ये क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक पावर के रूप में यहाँ पर वो देख रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज को अराउंड द ग्लोब। तो इसमें ये कह रहे हैं कि किस तरीके से आप उस चीज काम कर रहे हैं, कितना आप यहाँ पर इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं, कितने आपके देश के जो लोग हैं, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स रेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ माइट बी रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड फॉर मैनी इन दीज कंट्रीज बट ए ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल डेंजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कि जहाँ हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो रेज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर एनवायरमेंटल डेंजर्स भी
अराइज हो रहे हैं। तो एनवायरनमेंट में ग्रोथ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के साथ साथ पोल्यूशन रेज ना किया जाए, एनवायरनमेंट में डेंजर को इंक्रीज ना किया जाए, तो ये भी यहाँ पर एथिकल इश्यूज बन जाते हैं। फिर आ जाएगा यहाँ पर अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स। इसमें हो जाएगा कि अगर वर्कर्स के साथ यहाँ पर अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर एक एथिकल इशू क्रिएट करेगा। इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, इसमें ये कहते हैं कि अगर हम बच्चों से काम करवाते हैं, चाइल्ड लेबर है, अगर किसी देश में यहाँ पर बच्चों को चाइल्ड लेबर के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक ड्रॉबैक बन जाता है उस देश का। ठीक है, अगर हम देखें कि इन ऑर्डर टू बी मोर कम्पिटिटिव, एक कंट्री जो है वांट टू ऑफर लोअर आवरली रेट बाय प्रोवाइडिंग हाई चिल्ड्रन वर्कफोर्स, कि वो हाई चिल्ड्रन वर्कफोर्स प्रोवाइड करवा रही है और जो आवरली रेट है वो कम है। नाइकी एक्सपीरियंस द ड्रॉबैक ऑफ सच बिहेवियर आफ्टर एन आर्टिकल इन जून 1996। देखो इसमें बताया गया है कि एक रिसर्च में पाया गया कि यहाँ पर एक मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा था चाइल्ड लेबर में इन पाकिस्तान विच ब्रिंग्स द इशू टू द फेस ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी, की जिसके अंदर यहाँ पर चाइल्ड लेबर जो इशू है उसको फेस यहाँ पर किया गया था। तो ये भी एक एथिकल इशू यहाँ पर बन जाएगा। फिर आ जाएगा हेल्थ। हेल्थ भी यहाँ पर एक एथिकल इशू के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। Easier means of transportation can easily lead to the spread of highly infectious disease, कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हम यहाँ पर रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, तो उन चीज़ों में अगर यहाँ पर पोल्यूशन वगैरह के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा या फिर आप एनवायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन डिजीज जो है वो यहाँ पर स्प्रेड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है इन द यूरोप फर्स्ट कॉलोनाइज्ड द अमेरिका, डिजीज जैसे कि स्मॉल पॉक्स वगैरह हो गए रिस्पॉन्सिबल थे 90% ऑफ नेटिव अमेरिकन हु डाइड ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम पे क्या हुआ, जो 90% नेटिव अमेरिकन थे उनकी डेथ हो गई वहाँ पर। और इसके अलावा जैसे कि आज के टाइम में मॉडर्न डिजीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि स्वाइन फ्लू वगैरह हो गया, HIV एड्स वगैरह हो गया, तो इसमें क्या है ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। however have been spread through modern means of transport such as air travel। इनके कहने का मतलब क्या है कि एक देश में एक बीमारी फैल गई, ठीक है, उस देश के नागरिक दूसरे देश में आ रहे हैं, चाहे व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं या किसी भी तरीके से आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो दूसरे देश में जाकर भी उस बीमारी को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक एथिकल इशू बन जाता है ग्लोबल इकोनॉमी में। जैसे कि अब हम कोविड-19 को ही लेकर चल सकते हैं। स्टार्टिंग में चाइना में स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्या हुआ, इंटरनेशनली लोग आ जा रहे हैं एक दूसरे देश से दूसरे देश में, ठीक है, एक इकोनॉमी से दूसरे इकोनॉमी में, तो एक कंट्री में फैलते फैलते वो लगभग पूरे वर्ल्ड में ही वो फैल गया। तो ये क्या है, एक हेल्थ इशू बन जाता है। तो वही चीज इसके अंदर समझाई गई है। फिर आ जाएगा फाइनेंशियल कोलैप्स। तो इसके अंदर देखिए, ड्यू टू एन इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड देयर इज ए ग्रोइंग मार्केट एंड फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन नेशन। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है कि ग्लोबल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो जो देश है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, नेशंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। The US subprime mortgage collapse, for example, lead to an almost worldwide depression, especially affecting Europe। ये क्या कह रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर डिप्रेशन हुआ था यूएस में, जिसमें स्पेशली जो यूरोप है सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो वही चीज़ बताई गई है कि अगर एक देश में डिप्रेशन फैलता है, एक देश की मार्केट में डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई है, तो जब जो दूसरे देश उससे ट्रेड कर रहे हैं तो उनके ट्रेड पर भी अफेक्ट उस चीज़ का पड़ता है। अगर किसी दूसरे देश में जो यहाँ पर सिचुएशन है मार्केट की, अगर वो चेंज हो रही है तो